ये कांग्रेस का नेता जो पूरा पैदल और वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज बीजेपी की मदद करने के लिए एमआईएम के लोग हर कंस्टिट्यूएंसी में अपने नेता खड़े कर देते हैं। Asaduddin Owaisi is, and they use this word often, the B team of the BJP. असदुद्दीन ओवैसी जी सीधा सीधा भाजपा के साथ काम कर रही। आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल। जब तक समाज को बांटते रहोगे। Subscribe for more. अब तक एक चीज आप अक्सर सुनते आ रहे हैं और वो है बी टीम। पॉलिटिशियंस हो या फिर आम पब्लिक, सबके दिमाग में एक चीज सेट कर दिया गया है कि ओवैसी भाजपा की बी टीम है। इलेक्शन जोर शोर से लड़ते हैं, खुद तो जीत नहीं पाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। लोगों के दिमाग में ये डाल दिया गया है कि ओवैसी उन्हीं इलाकों पे अपने कैंडिडेट्स उतारते हैं जहां पर बीजेपी कमजोर होती है। ओवैसी दूसरी पार्टी का वोट काटते हैं और इस तरह बीजेपी कमजोर होने के बाद भी इलेक्शन जीत जाती है। खुद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वो भी इस बात को रिपीट कर चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी सीधा सीधा भाजपा के साथ काम कर रहे हैं। हो राजस्थान हो, वहां पे बीजेपी की मदद करने के लिए एमआईएम के लोग हर कंस्टिट्यूएंसी में अपने नेता खड़े कर देते हैं, अपने कैंडिडेट खड़े कर देते। ठीक इसी तरह जब ममता बनर्जी से ओवैसी पर सवाल किया गया तब उनका जवाब सुनिए। वो मुस्लिम वोट बैंक के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में क्यों इसका नाम करते हैं, पॉपुलर करते हैं आपको टीवी में बोल के। इनके हिसाब से ओवैसी पर बात ही नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या सोचते हैं, ओवैसी भाजपा की बी टीम है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द बता दें। बाकी सच्चाई क्या है हम जानते हैं आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इस वीडियो की रीच के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अभी महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन हुए जिसमें ओवैसी ने सिर्फ और सिर्फ 16 कैंडिडेट्स उतारे, जो कि पिछली बार के इलेक्शन से तकरीबन 60% कम है और इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। ऐसा क्यों? पहले बात करते कि आखिर ये बी टीम होता क्या है, वो कौन से पैरामीटर्स होते, कैसे तय किया जाता है कि कौन किसका बी टीम है या फिर नहीं है। इसका जवाब हमें कुछ पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट से भी मिलता है, जैसे कि राहुल गांधी ने कहा कि जहां वो स्ट्रांग होते हैं वहां ओवैसी अपने कैंडिडेट्स खड़े कर देते हैं, जिसकी वजह से वोट कट जाते हैं और भाजपा जीत जाती है, जिसकी वजह से ओवैसी बीजेपी की बी टीम हुई। अब वोट किस तरह कटते हैं इसके कुछ रियल एग्जांपल्स भी देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022, सीट बिजनौर। यहाँ पर 3 मेन पार्टियां होती है, आरएलडी, बीएसपी और बीजेपी। साथ ही इसके अलावा यहाँ पर ओवैसी की एआईएमआईएम भी इलेक्शन लड़ती है। इलेक्शन होते और बीजेपी को मिलते 97,165 वोट, आरएलडी को 95,720, जबकि ओवैसी को पार्टी को मिलते हैं 2,290 और इस तरह बीजेपी यहाँ पर जीत जाती है। अब आरएलडी के कैंडिडेट का यहाँ पर तर्क हो सकता है कि ओवैसी ने वोट काटा है, यानी कि अगर ओवैसी का कैंडिडेट यहाँ से ना लड़ता तो हमारी जीत होती, यानी कि जो वोट ओवैसी को मिले हैं वो हमें मिलते और 98,010 वोट्स के साथ हम बीजेपी से आगे निकल जाते। यहाँ पर ओवैसी आए इसलिए बीजेपी जीती और बीजेपी जीती इसलिए ओवैसी बीजेपी की बी टीम हुए। एक और रियल एग्जांपल देखते हैं, उत्तर प्रदेश की नकुर विधानसभा सीट। अब यहाँ पर भी 3 मेन पार्टी, बस आरएलडी की जगह समाजवादी पार्टी, साथ ही इसके अलावा ओवैसी की एआईएमआईएम भी, और यहाँ पर भी जीत बीजेपी की होती है और समाजवादी पार्टी बीजेपी से सिर्फ और सिर्फ 315 वोटों से हार जाती है, जबकि ओवैसी की पार्टी को टोटल वोट्स मिलते 3,591। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लीडर का तर्क हो सकता है कि अगर ओवैसी का कैंडिडेट यहाँ से ना लड़ता तो हम जीत जाते। ओवैसी का कैंडिडेट लड़ा इसलिए बीजेपी जीत गई और वोट कट गया, इसलिए ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। इसी तरह दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी सेम पैरामीटर यूज करती है ओवैसी को बी टीम साबित करने के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो या फिर आरजेडी हो। लेकिन सवाल ये कि सिर्फ ओवैसी की पार्टी ही बी टीम क्यों, दूसरी पार्टी क्यों नहीं? जबकि एक ही सीट से और भी बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती है। जैसे कि अगर नकुर सीट का एग्जांपल ले तो विनिंग मार्जिन था 315, जबकि कांग्रेस की पार्टी को वोट मिले थे 1353। अब यहाँ पर यही सवाल कांग्रेस से क्यों नहीं किया जाता, कांग्रेस को बी टीम क्यों नहीं कहा जाता? इसी तरह आजाद पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी, इन्हें बी टीम क्यों नहीं कहा जाता? जबकि देखा जाए तो कभी न कभी ये पार्टियां बीजेपी के साथ अलायंस में रह चुकी है। अगर कुछ पार्टियां नहीं रही तो उनके कैंडिडेट्स कभी न कभी बीजेपी का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन फिर भी ओवैसी ही बी टीम क्यों? लेकिन अगर ओवैसी के केस में देखा जाए तो ना ही ओवैसी की पार्टी कभी बीजेपी के साथ अलायंस में रही और ना ही ओवैसी की पार्टी का कोई बड़ा नाम बीजेपी की पार्टी में गया, फिर भी ओवैसी ही बी टीम क्यों? आखिर कैसे ओवैसी को हमेशा बी टीम के कैटेगरी में डाल दिया जाता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। 1927
ये वो साल है कि जब नवाब महमूद खान इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, जो कि आज के टाइम पर AIMIM के नाम से जानी जाती है, उसे एस्टेब्लिश करते हैं। ये वो टाइम था कि जब देश पर अंग्रेज रूल कर रहे थे। इस पार्टी का मेन मोटिव था मुस्लिम कम्युनिटी के एजुकेशनल और फाइनेंशियल डेवलपमेंट पे बढ़ावा देना, मुस्लिम राइट की बात करना, उनके हक की लड़ाई लड़ना। हालांकि शुरुआत में इन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल पाता जिस उम्मीद से वो आए थे, जिसका असर ये होता है कि 1948 तक AIMIM लगभग खत्म हो जाती है। 1947 में देश को अंग्रेजों से आजादी मिलती है। इंडिया को एक डेमोक्रेटिक और सेक्युलर कंट्री बना दिया जाता है। संविधान पारित किया जाता है और इंडियन सिटीजन्स को वोट देने का राइट दिया जाता है, चाहे वो कोई से भी कम्युनिटी या कास्ट का हो। इसी आर्टिकल को देखते हुए AIMIM वापस से एक बार फिर से एक्टिव हो जाती है। मोटिव वही, मुस्लिम कम्युनिटी की एजुकेशनल, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करना। साल 1960 में ये पार्टी हैदराबाद के 24 म्युनिसिपल डिवीजन्स में जीत हासिल करती है। साल 1962 में पहली बार असदुद्दीन ओवैसी के फादर सलाहुद्दीन ओवैसी पत्थरगट्टी इलाके से पहली बार विधायक चुने जाते हैं। इसके बाद 1967 में फिर से इलेक्शंस होते हैं और इस बार AIMIM 3 सीट्स अपने नाम कर लेती है। अब आता है 1984। ये पार्टी पहली बार हैदराबाद से निकलकर दिल्ली पहुंचती है और सलाहुद्दीन अय्यूबी पहली बार हैदराबाद से लोकसभा इलेक्शन लड़ते हैं और एक बड़ी जीत अपने नाम हासिल करते हैं। इस तरह 1927 में बनी पार्टी, जो कि मुस्लिम राइट्स के लिए लड़ाई लड़ रही थी, वो पहली बार हैदराबाद से निकलकर दिल्ली पहुंचती है। लेकिन इस पार्टी को अभी और आगे जाना था। साल 1992 ये वो साल है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर कर लेती है। इस तरह साल 1984 से लेकर 2004 तक सलाहुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के लगातार सांसद रहते हैं, कोई भी उन्हें हरा ही नहीं पाता। इसके बाद साल 2004 से दौर शुरू होता है असदुद्दीन ओवैसी का। वो साल 2004 से लेकर अब तक हैदराबाद के सांसद हैं। साल 1984 से लेकर अब तक हैदराबाद सीट को ओवैसी के अलावा कोई भी जीत ही नहीं पाया और लगातार जीतने की वजह भी है वही मोटिव जो साल 1927 में लेकर निकले थे। चाहे एजुकेशन हो या फिर डेवलपमेंट, हर फील्ड में हैदराबाद में अच्छा से अच्छा काम करते आ रहे हैं। हैदराबाद में कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया गया है। ओवैसी के लीडरशिप में दारुसलाम एजुकेशनल ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया जाता है और फिर शुरू होता है काम, वो काम जो एक नेता को करना चाहिए, वो काम जो एक लीडर को करना चाहिए, वो काम जिसके लिए लोग वोट करते हैं। कई कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, वैसे हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जहां माइनॉरिटी कम्युनिटी को A+ ट्रीटमेंट दी जाती है। ये जो आप इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट देख रहे हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए सब बनाए जाते हैं। यानी कि मेडिकल सेक्टर में काफी मजबूत काम किया गया है। यही नहीं बल्कि बड़े से बड़े इलाज इन हॉस्पिटल्स में काफी कम पैसों में किए जाते हैं। ये एक लिस्ट है कि जिसे आप पढ़ सकते हैं कि ओवैसी हॉस्पिटल्स में कितने रुपए लिए जाते हैं इलाज के लिए, जबकि दूसरे हॉस्पिटल्स में भी कितने रुपए लिए जाते हैं। जैसे कि जनरल OPD 10 रुपए से 20 रुपए, CT स्कैन ब्रेन 600 से 700 और MRI 3000 से 3500। साल 2006 में एक और ट्रस्ट बनाया जाता है, सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट, जिसके अंदर स्कूल एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। जहां ओवैसी स्कूल एंड एक्सीलेंस के नाम पर 4 इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल्स बनाए जाते हैं, जहां करीब 4000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए 90 टीचर मौजूद हैं। हालांकि इसमें पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे गरीब हैं, जिन्हें स्कूल की तरफ से नोटबुक्स, बैग्स और जो भी लर्निंग मटेरियल्स लगते हैं प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा और भी काफी सारे पॉकेट स्कूल्स है जो कि जगह जगह एक रूम पर चलते हैं। ओवैसी लिवलीहुड स्कूल बनाया जाता है जिसमें औरतों को और लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल सिखाए जाते हैं, मेहंदी डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन, इसके अलावा काफी सारे स्किल सिखाए जाते हैं ताकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके। ये एक जबरदस्त काम है जिसमें गरीब फैमिली से आने वाले लोगों को सिर्फ पैसे नहीं दिए जाते बल्कि उन्हें स्किल्स भी प्रोवाइड किए जाते और एजुकेशन भी। और यही वो रीजन है कि 1984 से लेकर अब तक वैसे हैदराबाद सीट से अब तक जीतते आ रहे हैं, कोई उन्हें हरा ही नहीं पाया। पहले सलाहुद्दीन ओवैसी, अब असदुद्दीन ओवैसी। इससे पॉलिटिशियंस को एक सीख मिलती है कि कैसे अपने क्षेत्र में और अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए और ये सब वाकई काबिले तारीफ है। अब अगर हैदराबाद की पब्लिक से कोई पूछे कि ओवैसी भाजपा की B टीम है तो आपको क्या लगता है कि उनका जवाब क्या होगा? अब आगे बढ़ते अब उन मुद्दों पे बात करते कि जिन पॉइंट्स पर ओवैसी ने पार्लियामेंट में मुसलमानों के लिए आवाज उठाई है। नंबर 1, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट
CAA, जिसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इस कानून में मुसलमानों को छोड़कर बाकी 6 कम्युनिटी को भारत की नागरिकता देने का कानून बनाया गया। लेकिन जब इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया गया तब ओवैसी ने न सिर्फ इसका अपोज किया बल्कि ओवैसी ने इस बिल को फाड़ कर फेंक दिया। गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर। जिस बिल को बीजेपी ने पास करवाने के लिए पार्लियामेंट में लाया, ओवैसी ने उसी बिल को पार्लियामेंट में फाड़ कर फेंक दिया। अभी भी आपको लगता है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है? ये सब सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने के तरीके हैं, आपको सोचना होगा। नंबर 2, जब हिजाब का मामला आया तब ओवैसी ने इसे डिफेंड किया। कर्नाटक की वो लड़की जिसने बहादुरी दिखाई, ओवैसी ने उसकी तारीफ की। ज्ञानवापी का मामला सामने आया, ओवैसी ने बोला। सलमान अजहरी का मामला सामने आया, ओवैसी ने बोला। हर मुद्दे की बात ओवैसी करते हैं, मुस्लिम राइट की बात हो या फिर मुस्लिम लीडरशिप की बात, हर बात ओवैसी ही करते हैं। जबकि दूसरी तरफ वो पार्टियां जो मुस्लिम वोट बैंक के सहारे अपनी पार्टियां चला रही, जब मुस्लिम राइट की बात आती है, मुस्लिम हुकूक की बात आती है, तब वो खामोश रहती है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ कि कैसे ये पार्टियां मुसलमानों का वोट लेने के बाद उनके राइट्स पर खामोश रहती है। कर्नाटक में हिजाब का मामला चल रहा था, उसी सेम टाइम पर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का कैंपेन भी चल रहा था। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो कि बीजेपी में जा चुके हैं, दोनों रथ यात्रा लेकर निकले हुए थे। इसी दौरान जब अखिलेश यादव से हिजाब पर सवाल किया गया तब उनका हाव भाव बदल गया। उन्होंने सर हिलाकर कंफ्यूजन वाला इशारा किया, जैसे कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन जब वापस से वही सवाल किया गया तब अखिलेश यादव ने कहा कि आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। मतलब जिस जगह वो बाकी सवालों के जवाब दे रहे हैं, हिजाब के मामले में कह रहे कि आवाज नहीं आ रही। मतलब सीधा है, मुस्लिम वोट चाहिए लेकिन मुस्लिम इश्यूज पर, मुस्लिम राइट्स पर बात नहीं करनी। इसी तरह आपको एक और एग्जांपल देता हूँ महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड मामले में। वक्फ बोर्ड के मामले पर यूबीटी के एमपीस गायब होते हैं। इसका यही मामला था कि उन्हें इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, जबकि ये महाराष्ट्र के मुस्लिम्स को वोट बैंक के तौर पर देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि कोई भी कितना ही अच्छा हो, दूध का धुला नहीं। गुजरात में इलेक्शंस होने वाले थे और बीजेपी उसी टाइम बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर देती है। हर जगह इसी की चर्चा थी, जिसमें भी इंसानियत थी वो बिल्किस बानो के सपोर्ट में बात कर रहा था और गुजरात सरकार के इस फैसले पर उसे क्रिटिसाइज कर रहा था। सेम टाइम पर आम आदमी पार्टी दिल्ली से निकलकर नेशनल पार्टी बनने की चाह में गुजरात पहुंचती है। कैंपेनिंग शुरू होती है और मनीष सिसोदिया रोड शो कर रहे होते हैं। उसी बीच रिपोर्टर उनसे बिल्किस बानो पर सवाल करता है, तब उनका जवाब सुनिए। बिल्किस बानो की बात नहीं करते, आप मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, ऐसी कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रही है, आप ये आरोप आप पे लग रहा है। हम लोग शिक्षा पे चल रहे हैं, स्कूल अस्पताल पे चल रहे हैं, नौकरियों पे चल रहे हैं, हमको इससे मतलब है। जिसको एक औरत की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी गई और जिन लोगों ने किया उन्हें रिहा कर दिया गया और मनीष सिसोदिया कह रहे हैं हमें इनसे किया। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि बिल्किस मुस्लिम थी। इसी तरह हर वो पॉलिटिकल पार्टी जो मुस्लिम वोट बैंक के सहारे अपनी पार्टी चला रही, लेकिन मुस्लिम मुद्दे पर ऑलमोस्ट सभी के सभी खामोश रहते हैं। और यही लोग जो मुसलमानों का वोट लेने के बाद उनके इश्यूज पर बात नहीं करते, वही लोग ओवैसी को बी टीम कहते हैं। और ओवैसी को बी टीम कहने वाले नेता खुद बीजेपी में चले जाते हैं या फिर उनकी पार्टी का कोई बड़ा नाम खुद बीजेपी में चला जाता है। तो अब सवाल यह है कि सच क्या है? सच ये है कि ओवैसी भाजपा की बी टीम नहीं है, ठीक उसी तरह जिस तरह राहुल गांधी पप्पू नहीं है। मीडिया आईटी सेल ने उन्हें पप्पू साबित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश की नैया डूब जाएगी। लेकिन सच ये है कि राहुल गांधी पढ़े लिखे और एक एजुकेटेड लीडर है। अब वो पॉलिटिकल पार्टियां जो मुस्लिम इश्यूज पर बात नहीं करती, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ही वो असेंबली तक पहुंचती है। ऐसे में ओवैसी जब मुस्लिम राइट्स की बात करते हैं और हैदराबाद को मॉडल के तौर पर सामने रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सब उन्हें पसंद करेंगे और मुस्लिम्स उनसे अट्रैक्ट होते हैं और उन पार्टीज का वोट शेयर कम होता है। और न सिर्फ वोट शेयर कम होता है बल्कि इनसे उनकी राजनीति खतरे में है। मुस्लिम्स ओवैसी को वोट न करे, इसलिए सभी ने प्लानिंग के साथ ओवैसी को बीजेपी का बी टीम साबित कर दिया। लोगों को समझाया गया कि देखो ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, अगर ये इस जगह इलेक्शन न लड़ता तो वोट ना करता और वोट ना करता तो बीजेपी हार जाती। क्योंकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी साफ पता है कि मुसलमान सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए ही वोट करता है। उन्हें इससे कुछ भी मतलब नहीं, चाहे कोई भी जीते, बस बीजेपी हारनी चाहिए। अब जहां खुद का कोई नुकसान हो वहां पर दूसरे को बी टीम बना दो,
इसका भी कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं। अखिलेश यादव और कांग्रेस में अलायंस को लेकर थोड़ी तनातनी हुई तो अखिलेश ने कांग्रेस को भाजपा की बी टीम बना दिया, मतलब कांग्रेस से बी टीम। और ऐसे एक नहीं बल्कि अनेक एग्जाम्पल्स हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी ऐसे और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।